हेलो क्लास 7। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि एयर है, और इसमें भी हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने व्हाट इज एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग वेदर और क्लाइमेट से शुरू करेंगे। तो वेदर होता क्या है? तो ये एक एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंज को दर्शाता है, और वो चेंज कब देखने को मिलता है, कितने अंतराल पर? तो आवर टू आवर भी आपको देखने को मिल सकता है, और डे टू डे कंडीशन में भी एटमॉस्फेयर में जो चेंज देखने को मिलता है उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है, इसलिए शुरू में उदाहरण दिया गया है कि विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज वर्षा होने वाली है, क्या आज सुनहरा मौसम है या क्लाउडी है। ये सारे चेंज जो है आपको घंटा दर घंटा बदलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आज कुछ और होगा, कल भी कुछ और हो सकता है। ये छोटे अंतराल पर जो एटमॉस्फेयर में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग मौसम बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। वहीं क्लाइमेट एक लंबे अंतराल पर होने वाले चेंजेस को हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वेदर मे मेक वन इरिटेबल, अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। मतलब कह रहा है वेदर जो है किसी को इरिटेट भी कर सकता है। अगर ज़्यादा गर्मी है या मॉइस्चर वाला गर्मी है तो ये आपको, नमी वाला गर्मी है तो ये आपको परेशान कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। वहीं कभी कभी क्या होता है, सुनहरा मौसम होता है जो आपको इन्जॉय करने में मदद करता है, और आप आउटिंग पे भी जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने। कह रहा है वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर की एक खासियत है कि यह डे टू डे में आपको बदल सकता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन, अब यहाँ ध्यान देना है कि हाउएवर, हालांकि जो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह का, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक लंबे समय के अंतराल में, रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। यही, इसी को हम लोग जलवायु बोलते हैं। मतलब जलवायु और वेदर में आप क्या अंतर देख रहे हैं कि वेदर को हम लोग छोटे पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं, वहीं क्लाइमेट को हम लोग लंबे पीरियड ऑफ टाइम में। लंबे में कितना? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 30 to 35 ईयर के पीरियड को हम लोग, टेन्योर को हम लोग कंसीडर करते हैं। उतने दिनों में जो बदलाव है, एवरेज कंडीशन है वेदर का, उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पार्टिकुलर भूभाग का क्लाइमेट कैसा है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है। ओके, तो क्लाइमेट को हम लोग किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि एक बड़े भूभाग पर जो एवरेज वेदर कंडीशन है लगभग 30 से 35 साल के पीरियड के बीच, उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस भूभाग का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है या वहाँ का क्लाइमेट क्या है। तो ये वेदर और क्लाइमेट में एक अंतर है कि वेदर छोटे समय में भी बदल सकता है, छोटे भूभाग पर भी बदल सकता है। आपको हो सकता है शहर के एक पार्ट में वर्षा हो देखने को मिले और दूसरे पार्ट में वर्षा ना होता हो, लेकिन क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं है। क्लाइमेट एक बड़े भूभाग पे होता है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या एक बड़े भूभाग पे। तो ये था वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंसेस। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, कि आगे कह रहा है कि जो फैक्टर्स हैं वेदर को जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो पहला चर्चा कर रहा है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का तो हिंदी मीनिंग आप जानते होंगे कि तापमान होता है, लेकिन बेसिकली टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है तो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। चूँकि इस चैप्टर में हम लोग एयर से पढ़ रहे हैं तो इसलिए एयर वर्ड को जोड़ दिया है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अब कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब टेम्परेचर के बारे में कह रहा है कि टेम्परेचर में बदलाव तो होता है, यह बदलाव केवल दिन और रात में ही नहीं देखने को मिलता है कि दिन आपका गर्म है, रात ठंड है, बल्कि यह टेम्परेचर जो है आपको सीजन दर सीजन भी बदलता हुआ दिखेगा। अब समर ज़्यादा ठंडा होता है, वहीं विंटर कोल्ड होता है। कह रहा है एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन, है ना। एक अदर फैक्टर है जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है, वो है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आइसोलेशन जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन है या एनर्जी है, माने सूरज से आने वाला जो गर्मी है कहाँ आता है, एटमॉस्फेयर में या पृथ्वी पे, जो इंटरसेप्ट किया जाता है पृथ्वी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। कह रहा है द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि आइसोलेशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है इक्वेटर से जब आप पोल की ओर जाते हैं। तो जब आप इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो आइसोलेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। देयरफॉर, इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, टेम्परेचर इसी मैनर में डिक्रीज करता है। मतलब किधर से किधर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं। तो अब इसके पीछे भी कुछ और रीज़न है जो हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इसलिए तुम समझ गए, यह एक रीज़न है कि क्यों पोल्स जो है स्नो से कवर्ड होता है, क्योंकि पोल्स पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर। क्योंकि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है।
तो स्वाभाविक है कि पोल्स पे टेम्परेचर कम है, इसलिए पोल्स पे क्या होते हैं, बर्फ़ जमा हुआ होता है। कह रहा है इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। अगर क्या होगा, जब पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फसल नहीं हो पाएगा क्योंकि तापमान ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हाइयर दैन दैट ऑफ विलेजेज। अब गाँवों के कंपेरिजन में शहर का तापमान बहुत ज़्यादा है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफेल्ट्स ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। कह रहा है जो कंक्रीट है, जो सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इमारत बनाने में, या जो मेटल से बने हुए बिल्डिंग्स हैं, या जो अलकतरा वगैरह जो रोड पे पिच करने के लिए यूज किया जाता है, ये सारे क्या करते हैं, गर्म बनाने में शहर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि निगेटिव है। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। क्या होता है, दिन के टाइम में तो ये सब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में इसको रेडिएट करता है, वापस एक्सपेल आउट करता है, जिसके कारण क्या होता है, शहर ज़्यादा गर्म हो जाता है गाँव के कंपेरिजन में। आगे कह रहा है ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दज रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। जो ऊंचे ऊंचे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग दर बिल्डिंग है, ये सब भी क्या करते हैं, वार्म एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण शहर की तापमान जो है वो बढ़ जाता है। कह रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री। स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर को मेजर करने का वो डिग्री सेल्सियस है, और यह किसके द्वारा खोजा गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। कह रहा है कि वाटर फ्रीज करता है सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ टेम्परेचर को तो हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइसोलेशन के कारण, कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो आइसोलेशन का रेट क्या होता है, घटता जाता है। आगे हम लोग एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एयर प्रेशर क्या है, नाम ही है एयर प्रेशर, मीन्स वैसा प्रेशर जो एयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, कहाँ पे, अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे। तो कह रहा है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। हवा जो है हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर, वो हम पर दबाव बनाता है ना। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एग्जर्ट से काउंटर प्रेशर। अब कह रहा है इसके बावजूद भी हम इसको क्यों नहीं फील कर पाते हैं, हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, वाई, बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ से हम पर बल लगा रहा है, इसके कारण एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, और हमारा बॉडी भी एग्जर्ट करता है उस पर प्रेशर, इसलिए क्या हो रहा है, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, इसलिए आपको दबाव महसूस नहीं हो रहा है। एयर प्रेशर को हम लोग डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कह रहा है कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब हवा के वजन के द्वारा जो दबाव हम लोगों पर लगाया जा रहा है या पृथ्वी की सतह पर लगाया जा रहा है, इसी को हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सी लेवल पे। एंड डिक्रीजेज विथ हाइट, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, एल्टीट्यूड विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एयर प्रेशर डिक्रीजेज। मतलब जब पहाड़ी क्षेत्र पर आप जाएंगे तो आपका एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एयर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में, तो स्पेशली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है ना ऊपर पतला होता जाता है, बिखरता हुआ होता है, एक्सपेंड करता होता है। तो कम मॉलिक्यूल्स है तो कम प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन नीचे जो वहाँ पर जिस सतह पे हम लोग हैं पृथ्वी की सतह के, वहाँ पर क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दबाव क्रिएट करता है। कह रहा है हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। और यह एक बात कर रहा है कि टेम्परेचर जो है किसी खास जगह का, वह वहाँ के प्रेशर को डिसाइड करता है। अब इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि अगर जहाँ पर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, मतलब गर्म है, तो गर्म टेम्परेचर है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, यहाँ गर्मी है, हॉट सीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का हवा गर्म होगा, गर्म हवा होगा तो एयर क्या होगा, एयर का जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। एयर का मॉलिक्यूल जब फैलेगा तो ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा या कम करेगा, कम करेगा। वहीं बी जो है एक ठंडा जगह है, कोल्ड प्लेस है, तो कोल्ड प्लेस है तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा हवा होगा, और ठंडा हवा क्या करेगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है या एयर के मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करेगा, उनको कंट्रैक्ट करेगा। अब जब कंट्रैक्ट करेगा तो इकट्ठा एक जगह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ज़्यादा दबाव लगाएंगे। इसलिए जो कोल्ड एरियाज होगा वहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और जो वार्म एरिया होगा या हॉट एरिया होगा वहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ का हवा गर्म है, हवा गर्म होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा,
फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो गर्म हवा क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर दबाव बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर कोल्ड एयर है जहाँ पे भी, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ठंडा है तो कोल्ड एयर होगा। कोल्ड एयर मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, सटेंगे, चिपके होंगे। इसके कारण क्या होगा, ये भारी होगा, भारी होगा तो ये नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो कैसा प्रेशर क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है एयर प्रेशर को। तो कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हैं, एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, तो कोल्ड प्लेसेस में एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। वहीं जो हॉट प्लेसेस है, जहाँ पर गर्मी है, वहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो लो होगा, इसके कारण क्या होगा, प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होता है पृथ्वी पे, है ना, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ तक हमको यही समझना है कि कहाँ पे हाई प्रेशर होता है और कहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर वहाँ होता है जहाँ पे ठंडा होता है, जैसे पोलर रीजन्स हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन सब जगहों पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं जो गर्म वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे आपको क्या, किस प्रकार का प्रेशर देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द मून देयर इज, बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑन द मून देयर इज नो एयर, मून में हवा नहीं है, जिसके कारण कोई एयर प्रेशर नहीं है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनना पड़ता है जो कि फील्ड विथ एयर होता है। जब वो चंद्रमा पर जाते हैं तो उस खास प्रकार के ड्रेस को पहनते हैं। इफ़ दे डू नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर, अगर वे ऐसा सूट्स नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, जो काउंटर प्रेशर है एग्जर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट। अब क्या होता है, जब कोई चीज़ हम पे दबाव बना रहा है, हम लोग पढ़े हैं, तो हमारा बॉडी भी उस पर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो काउंटर प्रेशर, हमारे बॉडी से जो निकलने वाला प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मून पे से तो उधर से हम एटमॉस्फेयर से हमको प्रेशर कम मिल रहा है। इसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल जो है एस्ट्रोनॉट का वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, जिसके कारण वो ब्लीड करके मर सकता है। इसलिए उसको स्पेशल प्रकार का सूट दिया जाता है। आगे विंड की बात हो रही है, तो विंड क्या है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वहीं जब एयर में मोशन हम ऐड कर देते हैं, एयर में मोशन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मूविंग हो जाता है, ये मूव करने लगता है। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। घूमते हुए हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। जैसे आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम बंद है, वहाँ पे हवा में कोई हलचल नहीं है, खिड़की वगैरह सारा बंद है, तो आप कह सकते हैं उसमें रूम में एयर है, विंड नहीं है। विंड कब होगा, जब हवा ब्लो करेगा, हवा बहेगा, उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो आपको डिफाइन क्या करना है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हवा में सर्कुलेशन क्यों आ पाता है, यही प्रेशर बेल्ट के कारण, जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि कहीं पे हाई प्रेशर बन रहा है, कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। तो यही कह रहा है कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जब हवा मूव करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म। कह रहा है कि आप हवा को, विंड को काम करते हुए देखते होंगे, जब यह वृक्ष को उखाड़ देता है, पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को गिराता है वृक्ष से। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट। अब हम लोग पढ़े थे कल के पार्ट 1 में वीडियो में कि स्ट्रांगली मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। काफ़ी तेज़ गति से जो मूव कर रहा है हवा, वो स्टॉर्म कहलाता है, आंधी कहलाता है। वहीं हम लोग ये भी पढ़े थे कि जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड, विंड इज कॉल्ड ब्रीज। तो वही कह रहा है कि जो तेज़ गति से चलने वाला हवा है वो आपको क्या करेगा, आपको चलने में भी दिक्कत, कठिनाई कर सकता है, क्योंकि वो आपके मोशन को रोकता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। अब दूसरे उदाहरणों को देखने के लिए कह रहा है, जब विंड, स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट हुआ है, तब छाता वगैरह लेके आप जाते हैं तो आपको दिक्कत होता है चलने में। कह रहा है विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब विंड का नाम कैसे पड़ता है, किसी भी विंड का नाम उस चीज़ पर निर्भर करता है कि वह किस डायरेक्शन से ब्लो कर रहा है, बह रहा है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर कोई विंड वेस्ट की ओर से ब्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली कहते हैं। कोई ईस्ट से करेगा तो ईस्टर्ली। इस प्रकार से हम लोग विंड का नेमिंग करते हैं। मीन्स डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रहा है। अब कह रहा है विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब विंड जो है उनको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला क्या दे रहा है, पहला दे रहा है कि परमानेंट विंड, नाम ही है परमानेंट, जो टिकाऊ हो। कह रहा है द ट्रेड विंड्स, द वेस्टरलाई एंड ईस्टरलाई आर द परमानेंट विंड। अब देखिए 3 उदाहरण दिया है इसमें, इस उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है। पहला उदाहरण क्या है, ट्रेड विंड, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा वेस्टरलाई और तीसरा ईस्टरलाई, ये 3 उदाहरण है परमानेंट विंड के। अब इनको परमानेंट विंड क्यों बोला जाता है, क्यों इसलिए बोला जाता है कि दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। इनका दिशा फिक्स है, एक खास दिशा में ये लोग सालों भर बहते हैं। इनका डायरेक्शन क्या है, ब्लो करने का जो डायरेक्शन है, ब्लो माने बहना, इनके बहने का डायरेक्शन फिक्स है। तो कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट आर परमानेंट विंड्स, तो आप बोलिएगा कि द विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन
है ना, आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। एग्जाम्पल के लिए आप क्या डाल सकते हैं, तो ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज, ईस्टरलाइज। अब दूसरा जो टाइप है वो है सीजनल विंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, सीजन, मौसमी। कह रहा है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। मतलब ये सीजनल विंड्स ऐसे विंड होते हैं जो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं अलग अलग सीजन में। अब इसका उदाहरण आप क्या दीजिएगा, मानसून इन इंडिया। मानसून विंड जो है ये अपना डायरेक्शन बदलता रहता है सीजन दर सीजन, तो ये सीजनल विंड हो गया है। इनका परमानेंट विंड से डिफरेंट है क्योंकि इनका थ्रू आउट द ईयर इनका डायरेक्शन सेम नहीं होता है। तीसरा है लोकल विंड। नाम ही है लोकल, लोकल मतलब स्थानीय, जो किसी खास क्षेत्र में बहता हो। तो दीज विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। कह रहा है एक छोटे क्षेत्र में या किसी खास साल के किसी खास महीने में, खास समय में बहता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, लैंड और सी ब्रीज। ओके, और कह रहा है कि डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न विंड, जिसको हम लोग लू बोलते हैं कि लू लग गया गर्मी में, तो लू भी एक प्रकार का लोकल विंड ही है। एल से लू, एल से लोकल, तो ये ध्यान में रखना है। हम देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम आपको प्रेशर बेल्ट शो कर रहा है और विंड किस प्रकार से सर्कुलेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ऊपर में क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो देख रहे हैं ये ठंडा होता है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। नॉर्थ पोल भी ठंडा होता है, बर्फ़ से ढका होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जो भी ठंडा वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर कैसा प्रेशर बेल्ट होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा। ये इक्वेटर है, इसको डोलड्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डोलड्रम मतलब क्या होता है, काम, काम मतलब शांत, ठीक है। तो ये इक्वेटर पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है, क्योंकि गर्म होता है, सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट पड़ेगा तो यहाँ का जो हवा का मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, फैला हुआ होगा और ऊपर जाएगा। गर्म हवा ऊपर जाता है, हल्का हो जाता है तो ऊपर जाता है, और जो चीज़ ऊपर जाएगा नीचे दबाव क्रिएट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसलिए इक्वेटर पर कैसा प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। वहीं पोलर रीजन्स पर कैसा प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है। और बीच में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड है, 30 डिग्री पे हॉर्स लैटिट्यूड होता है, इधर भी 30 डिग्री नॉर्थ भी और 30 डिग्री साउथ भी। ओके, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लो प्रेशर बेल्ट है। तो मतलब आप कहें कि पृथ्वी पर कितने टोटल प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं, 7। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने प्रेशर बेल्ट हैं, बीच में इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर पृथ्वी को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो अगर आप इसके इधर देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब एक हाफ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने प्रेशर बेल्ट हैं, तो 4। वहीं पूछे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में कितने प्रेशर बेल्ट हैं, तो 1 2 3 4, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 4 प्रेशर बेल्ट हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप ये जवाब नहीं देंगे कि पृथ्वी पर टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं, तो 4 + 4 8, नहीं, पृथ्वी पर टोटल 7 है, क्योंकि एक बीच में जो इक्वेटर है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। ओके, तो ये प्रेशर बेल्ट है। अब आप देख रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड ब्लो करता है। ये जो एरो दिखाया जा रहा है ये डायरेक्शन ऑफ विंड है कि विंड कहाँ ब्लो कर रहा है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो कर रहा है। फिर अगेन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन इधर है, विंड का डायरेक्शन इस हाई से लो की ओर है। अगेन फिर देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, विंड का डायरेक्शन इधर है। वहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। फिर अगेन देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो है, तो हाई से लो। फिर यहाँ देखिए ये हाई है और ये लो है, तो ये हाई से लो। तो इस प्रकार से विंड का जो बहना है वो उसका डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है। किस चीज़ से डिसाइड हो रहा है, तो प्रेशर बेल्ट किस प्रकार का है। हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ब्लो करता है। तो ये मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके बारे में विशेष आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। ये हॉर्स लैटिट्यूड है। हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, 30 डिग्री वाले को, और 30 डिग्री नॉर्थ में भी है, 30 डिग्री साउथ में भी है। हॉर्स लैटिट्यूड नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर के कारण जो मर्चेंट्स वगैरह पहले के ज़माने में जो शिप लेकर आते थे, तो और उस पर घोड़ा वगैरह भी रखते थे, क्योंकि जहाँ पर शिप रखेंगे उस समय ऑटोमोबाइल वगैरह नहीं होता था, तो घोड़ा की मदद से वो आगे पीछे कहीं भी यात्रा कर पाते थे कोस्टल रीजन में। तो जब यहाँ पर आते थे तो उनका जहाज़ डूबने की ओर हो जाता था या उसका गति स्थिर हो जाता था, तो वो घोड़ों को जहाज़ फेंक देते थे समुद्र में। तो इसलिए इस लैटिट्यूड पर उनको बराबर दिक्कत होता था, किधर से भी आते थे, तो इसलिए इस लैटिट्यूड पे आने के बाद उन लोगों को अपना सामान हल्का करना पड़ता था, इसलिए स्पेशली हॉर्स को, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये था प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, साइक्लोन की चर्चा की गई है कि साइक्लोन नेचर्स फरी, नेचर का जो डरावना रूप है साइक्लोन है। यहाँ पर चर्चा कर रहा है ओडिशा के बारे में कि जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट है इंडिया का, और यह साइक्लोन के प्रति प्रोन है, मतलब यहाँ साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा है।
और क्यों है, क्योंकि साइक्लोन यहाँ बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करता है। और एक दो घटनाओं का यहाँ पर चर्चा है कि 17-18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन आया था जो काफ़ी प्रभावित किया था। वहीं दूसरा कह रहा है कि सुपर साइक्लोन एक आया था 29 अक्टूबर में 1999 में, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। अब साइक्लोन के बारे में क्या विशेष कह रहा है कि डैमेज क्यों हुआ था इतना साइक्लोन में, तो डैमेज कॉज्ड वेयर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर, 3 ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण डैमेज हुआ था। पहला, विंड का वेलोसिटी, बहुत तेज़ गति से हवा चला था। यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि 260 किलोमीटर पर आवर, और 36 घंटे तक इतनी रफ्तार से हवा चली थी, तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह होगा। दूसरा कह रहा है, पहला तो हो गया विंड वेलोसिटी, दूसरा रेन, वर्षा भी उतना ही तेज़, और टाइडल सर्ज, मतलब जो समुद्र का लहर है वो भी आ रहा था अंदर तक, हमारे शहर के अंदर। कितना अंदर, 7 to 10 मीटर हाई टाइड था, और 20 किलोमीटर अंदर तक टाइड जो है वो घुस जा रहा था। पूरे घर को, आदमी को, पशु को, सबको अपने साथ दहा करके ले जा रहा था वो। तो ये मैसिव डैमेज किया था कहाँ पे, उड़ीसा में, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को तबाह कर दिया था। तो ये था आपको साइक्लोन के बारे में जो बताया जा रहा है। अब ये साइक्लोन ओरिजिनेटेड क्यों हुआ, तो एज ए डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर द ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में, है ना, यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एंड ग्रेजुअली यह मूव किया था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। इट इंटेंसिफाइड इनटू ए सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन। अब कहाँ पर प्रभावित डाला था, तो प्रभाव डाला था इरासामा और बालीकुडा में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये दोनों जगह, इन दोनों के बीच में हिट किया था, मतलब लैंड मास से टकराया था यह तूफान। दी सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक। भुवनेश्वर और कटक के साथ साथ 28 कोस्टल टाउन को प्रभावित कर दिया था, बहा दिया था। बहुत सारे लोग मरे थे। करा दी मैनग्रूव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड। मैनग्रूव प्रकार का जो खास प्रकार का जो वेजिटेशन है, पेड़ है, उसको तबाह कर दिया था ये। तो ये था साइक्लोन। अब इसमें साइक्लोन में एक और प्रभाव आया था जिसके बारे में आपको ध्यान देना है कि साइक्लोन के कारण क्या हुआ था कि ए लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वेयर किल, जानवर पशु वगैरह जो मर गए थे, स्टैंडिंग क्रॉप वेजिटेबल, ये सब तबाह हो गया था। अब ड्यू टू सैलिनाइजेशन, याद रखिएगा, ड्यू टू सैलिनाइजेशन कॉज्ड बाय द टाइडल सर्ज, मतलब समुद्र का जो पानी आया उसके साथ साथ नमक भी आया होगा। अब इसके कारण सैलिनाइजेशन हो गया, नमकीन हो गया मिट्टी। लार्ज ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल, इसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र जो है खेती करने वाला वो इनफर्टाइल हो गया। अब क्योंकि उसके ऊपर नमक का परत आ गया। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बैम्बो, ये सब डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। आगे मॉइस्चर की बात हो रहा है। मॉइस्चर क्या है, वेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी, जब पानी जो है इवेपोरेट होता है, माने उसका वाष्पीकरण होता है, भाप बन करके ऊपर जाता है बहुत सारे वाटर बॉडी से, मतलब लेक से, सी से, रिवर से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। मीन्स हवा में जो पानी का अंश मौजूद है भाप के रूप में, एयर के रूप में, मॉइस्चर के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। अब किसी हवा में किसी भी समय में जो नमी मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जब हवा में एयर वेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको हम लोग ह्यूमिड डे बोलते हैं, नमी वाला दिन। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे ही हवा गर्म होता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, वाटर वेपर को होल्ड करने का कैपेसिटी इसका इंक्रीज किया जाता है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, नमी युक्त हो जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ्स वगैरह को ज़्यादा समय लगता है सूखने में। स्वेट्स फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली, हमारे बॉडी पर जो स्वेट है, पसीना है, वो जल्दी नहीं सूखता है नमी वाले दिन। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और यह हमें काफ़ी असहज महसूस कराता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जब वाटर वेपर राइज करता है, ऊपर जाता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, ये क्या होता है, ठंडा होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जब यह वाटर वेपर ठंडा जाता है तो क्या बन जाता है, पानी के बूंद में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। क्लाउड्स आर क्या हैं, क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स क्या हैं, बादल क्या हैं, तो इन्हीं के इकट्ठा रूप हैं, एग्रीगेट फॉर्म है, सेग्रीगेटेड फॉर्म है, किसके, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या जो कंडेंस्ड वाटर वेपर है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब जुड़ते जुड़ते यह बहुत सारा भारी हो जाता है तो क्या होता है, दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, यही वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तब। कह रहा है जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जो जेट होता है, हवाई जहाज़ वगैरह के बारे में बोल रहा है, वो अपने पीछे उजला कलर का एक ट्रेल छोड़ता है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, और जो मॉइस्चर होते हैं उनके इंजन के से वो कंडेंस कर जाते हैं, ठंडा जाते हैं। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर
मोमेंट टू डिस्टर्ब इट। हम इसको कुछ देर तक देखते हैं। जब अगर कोई फ़्लाइट उड़ रहा है, तो हम बहुत कुछ देर तक देखते हैं उसके पीछे इस प्रकार से उजला कलर का ट्रेल। और ये तब अगर हवा ज़्यादा नहीं है, गति में हलचल नहीं है हवा का, तो वो कुछ देर तक रहता है। ये जो उसका पूंछ कहिए आप, या धुआं जो छोड़ता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। मैंने वैसा प्रेसिपिटेशन का रूप जो पानी के रूप में पृथ्वी पर आता है, इसी को हम लोग रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अब रेन को मेन सोर्स ऑफ वाटर कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी सोर्स हैं पानी के, उसका मुख्य स्रोत क्या है पानी प्राप्त करने का? तो रेन वाटर है। कह रहा है प्लांट्स हेल्प रिजर्व वाटर। प्लांट हेल्प करता है पानी को प्रिजर्व करने में, बचाने में। वेन द ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। कह रहा है जब ट्रीज होते हैं हिल साइड्स में, उनको जब कट कर दिया जाता है, रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं उससे पानी आ जाता है नीचे, जिसके कारण क्या होता है? फ्लडिंग आता है, फ्लड आता है, बाढ़ आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और इस मैकेनिज्म के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। मीन्स कन्वेक्शनल, ऑरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो याद रखना है आपको, 3 प्रकार के रेनफॉल के बारे में आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दूसरा क्या बताया गया है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। यहाँ पे अब ये देख रहे हैं हिमालय है या माउंटेन है, माउंटेन के ये जो रेन बियरिंग विंड है यहाँ आया, इस माउंटेन से टकराया और वर्षा क्या हुआ? इधर ही ज़ोर से हो गया। इस बार क्या होगा? वर्षा नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत लिटिल। तो ये ऑरोग्राफिक है, या इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। तीसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़? कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल कहने का मतलब जो नॉर्मल है ना, वो। आगे रेनफॉल के बारे में कह रहा है कि रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स और एनिमल के लिए, है ना, क्योंकि पानी का यही मुख्य स्रोत है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। या पृथ्वी पर फ्रेश वाटर लाता है। इफ़ रेनफॉल इज लेस, अगर रेनफॉल कम हो, वाटर स्कार्सिटी और ड्राउट आएगा। वाटर स्कार्सिटी मीन्स पानी की कमी होगी, और ड्राउट मतलब सुखाड़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस। अगर यह ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर एयर, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।